नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। पश्चिम एशिया में बंधी शांति की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ 2 सप्ताह के सीज फायर का किया ऐलान। कहा, अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है अमेरिका। ईरान ने भी सीज फायर पर जताई सहमति। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, अगर हमारे खिलाफ हमले रोक दिए गए तो नहीं करेंगे जवाबी हमले। अगले 2 हफ्ते तक खुला रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच तीनों राज्यों में कल एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति की आज होगी घोषणा। पश्चिम एशिया तनाव के बीच रेपो रेट और ईएमआई पर टिकी सभी की निगाहें। और खेल की खबरों में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन वर्ग में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। ललित सहरावत ने 55 किलोग्राम में जीता रजत पदक। वहीं 87 किलोग्राम भारत वर्ग में सुनील कुमार को मिला कांस्य। सबसे पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जिस पर सभी की निगाहें कल रात से टिकी थी। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार सीज फायर हो ही गया। दोनों देश 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए सहमत भी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए सीज फायर का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा, यानी इस दौरान ना अमेरिका हमला करेगा और ना ही ईरान कोई आक्रामक कदम उठाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल किए जा चुके हैं और तेहरान के साथ बातचीत निर्णायक मोड़ के करीब है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका को ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्तों का यह युद्ध विराम दोनों पक्षों को समझौते को अंतिम रूप देने का मौका देगा और संकेत दिया कि लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष अब समाधान के करीब हो सकता है। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 2 सप्ताह के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का भी ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि 2 हफ्तों की अवधि के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। हालांकि ईरान ने एक शर्त भी रखी और शर्त यह कि जहाजों की निगरानी ईरानी सेना करेगी। अराक्ची ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं तो उसकी सेना भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देगी। और आइए अब जनादेश की बात कर लेते हैं। और जनादेश में आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की बात करें तो असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच तीनों राज्यों में कल एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की हैं। मतदान केंद्रों के अलावा सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन के तहत प्रशिक्षित चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बलों की कर्मियों की तैनाती की गई है। 5 विदेशी मिशन के प्रतिनिधियों सहित 23 देशों के कुल 43 प्रतिनिधि विधानसभा चुनावों को नजदीक से देखने के लिए असम, केरलम और पुदुचेरी का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग ने असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यटक कार्यक्रम IEVP 2026 लॉन्च किया है। इसके पहले चरण में प्रतिनिधि आज और कल असम, केरलम और पुदुचेरी के दौरे पर रहेंगे। वे वितरण केंद्रों और अन्य सुविधाओं जैसे कि जिला नियंत्रण कक्ष और मीडिया निगरानी केंद्रों का दौरा करेंगे। वहीं कल वे वास्तविक मतदान प्रक्रिया का भी निरीक्षण करेंगे। दूसरे चरण में प्रतिनिधि 20 अप्रैल से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रतिनिधियों को कल IIDEM में EVM का प्रदर्शन दिखाया गया और उन्होंने चुनावी प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव लेने के लिए मॉक पोल में भाग भी लिया। आपको बता दें कि IEVP चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को देखने के लिए वैश्विक चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है।
बात अब केरलम विधानसभा चुनावों की, जहां 9 अप्रैल को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चुनाव में 883 उम्मीदवार राज्य के करीब 3.25 करोड़ मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। चुनाव तैयारियों के तहत राज्य में 30,495 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 24 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। केरल के कासरगोड, कन्नूर, पलक्कड़, मलप्पुरम और एर्नाकुलम जिलों में नए मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदान केंद्रों में से 352 का संचालन महिलाएं और 37 का संचालन दिव्यांग व्यक्ति करेंगे। 140 वितरण और संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं और मतपत्रों की गिनती 140 स्ट्रांग रूम में की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन के तहत करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 76,000 पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बलों की कर्मियों की तैनाती की गई है। दक्षिण भारत के एक और राज्य में चुनाव है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का प्रभाव कोई नई कहानी नहीं है। एमजीआर ने फिल्मों से राजनीति की तरफ कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु की सत्ता में मजबूत पकड़ बनाई। उनके बाद जयललिता ने भी उसी राह पर चलते हुए राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। इन दोनों के बाद कई नए चेहरे राजनीति में उतरे, लेकिन वैसा करिश्मा दोहराने में कम ही सफल हो पाए। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का प्रभाव कोई नई कहानी नहीं है। एमजीआर ने फिल्मों से राजनीति की तरफ कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु की सत्ता में मजबूत पकड़ बनाई। उनके बाद जयललिता ने भी उसी राह पर चलते हुए राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। इन दोनों के बाद कई नए चेहरे सियासत में उतरे, लेकिन वैसा करिश्मा दोहराने में कम ही सफल रहे। तमिलनाडु की राजनीति की अगर चर्चा करें, फिल्मी रजत पट और जो है राजनीति का बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है। शुरुआत एमजीआर ने की, उसी लेगेसी में जयललिता भी रही और साइमल्टेनियसली देखा जाए तो करुणानिधि का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव फिल्मी दुनिया से रहा। स्वयं भी 5 बार मुख्यमंत्री रहे। इसी कड़ी में अब जो है रजनीकांत ने भी कोशिश की और कमल हासन ने भी कोशिश की। इसी में हम एक नई कोशिश के रूप में विजय को देखते हैं। विजय का यहाँ बहुत ह्यूज फैन बेस है और जनता उनसे बड़ी अपेक्षाएं रखी हुई है कि वो एक बदलाव लाएंगे जो द्रविड़ राजनीति को अंत कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। इसी तरह फिल्म अभिनेता विजयकांत ने 2005 में डीएमडीके बनाई, 2006 में विधानसभा पहुंचे और 2011 में विपक्ष के नेता बने। लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं और संगठनात्मक कमजोरियों के कारण पार्टी का जनाधार धीरे धीरे टूटता गया। 2021 आते आते डीएमडीके का वोट शेयर 1% से नीचे सिमट गया। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने का ऐलान तो किया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पीछे हट गए। वहीं कमल हासन की पार्टी अब भी सीमित जनाधार के साथ संघर्ष कर रही है। सिमोन तमिल पहचान और क्षेत्रीय मुद्दों को जोर देकर अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन अभी राज्य स्तर पर बड़ी सफलता उनसे दूर है। इसी कड़ी में अब नजरें थलपति विजय पर है। उनका युवा बेस फैन बड़ा है और राजनीति में उनकी संभावित एंट्री को तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय माना जा रहा है। तमिलनाडु की खासकर युवा वर्ग है, उनको 2 चीजें बड़ी पसंद है, फिल्में देखना या आईपीएल देखना। जिस तरह के आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया जनजी को ज्यादा जो है अफेक्ट करता है, उनके दिलो दिमाग की सोच को बदलता है। टीवी के का जो है सोशल मीडिया टीम है वो भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि विजय के फैंस केवल उनके टीवी के में ही है, विजय के फैंस डीएमके में भी है, एडीएमके में भी है। इस तरह अगर वोटों का जो बिखराव हो रहा है, अगर ये वोटों का बिखराव, अगर सारे फैंस अगर विजय को वोट डालते तो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे इस चुनाव में। तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी दुनिया का भी काफी हस्तक्षेप रहा है। एमजीआर से लेकर विजय तक सभी ने अपनी किस्मत को आजमाया है। एमजीआर जिस तरीके से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, देखने वाली बात ये होगी क्या विजय इस बार ये चमत्कार कर पाते हैं। हालांकि इसका जवाब जनता देगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई। तमिलनाडु की मायलापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी तमिलसाई सुंदरराजन से डीडी न्यूज संवाददाता निखिल सिंह ने खास बातचीत की है। सुंदरराजन ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने इस बार राज्य में एनडीए के सत्तारूढ़ होने की उम्मीद जताई। We want change of the government and people are not safe, women are not safe, high anti-incumbency, corruption charges are there
on more than 11 ministers. Dynasty politics, father, son, grandson, son-in-law, daughter, and it has become a family politics in Tamil Nadu. So they are not concentrating on the people, they are concentrating on their families, only minting money, not concentrating on the welfare of the people. So if the people are to be safe and people are to be saved in Tamil Nadu, definitely NDA should come to power, and always they are fighting with the central government. So there is double engine government should be there. So we want, not only we, people want a change. So definitely NDA will come to power, particularly Mylapore. There are so many civic issues not solved, fishermen issues not solved, and the MLA has spindled money from the fishermen, saying that he will construct houses for them. So many problems, what to say, what not to say. So what are your issues, like what is the road of development, and what are the next ahead? What are your plans when you will come to power? Yeah, our plan will be always, we have been taught only development by our Honorable Prime Minister. So we will lay the path of development and safety for the women and the people of this constituency. This will be a model constituency. पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान जेलों और सुधार गृहों में कड़ी सुरक्षा और निगरानी के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जेलों में नियमित रूप से अनपेक्षित तलाशी अभियान चलाया जाएगा। चुनाव अवधि में किसी भी कैदी को पैरोल या अस्थायी रिहाई नहीं दी जाएगी, केवल लिखित अनुमति पर छूट मिल सकती है। जेलों में जैमर सक्रिय रहेंगे और मोबाइल फोन, नकदी या नशीले पदार्थों की तलाशी होगी। इस दौरान खासकर कुख्यात कैदियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। कैदियों से मिलने आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट पर सियासी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर सीएम ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच चुनावी घमासान देखने को मिलेगा। आज ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि आज नामांकन से पहले ममता अपने आवास से एक विशाल रैली के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी एक बार फिर चुनावी दंगल में आमने सामने होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की एक पारंपरिक कला अपनी ठंडक और खूबसूरती के लिए पूरे देश में जानी जाती है। इसे कहा जाता है शीतल पाटी। ये सिर्फ एक चटाई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सफर पर निकले हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार शीतल पाटी बनाने वाले कामगार क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। शीतल पाटी यानी कूच बिहार की पारंपरिक कला जो भारत की हस्तशिल्प की विरासत का प्रतीक है। ये शिल्प मुख्य रूप से कूच बिहार और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पीढ़ियों से चला आ रहा है। यहाँ हजारों परिवारों के लिए ये आज भी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। शीतल पाटी बेंत के पौधे से तैयार की जाती है। पहले इस पौधे को काटकर उसकी बाहरी परत हटाई जाती है, फिर पतली पट्टियों में चीरकर धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद कारीगर इन पट्टियों को हाथ से बुनकर सुंदर और मजबूत चटाई बनाते हैं। कूच बिहार 1 ब्लॉक है ये। इसके ब्लॉक का अंदर में काफ़ी सारा गांव है। इसी गांव का अंदर में लगभग 5000 का आसपास फैमिली इससे जुड़ा हुआ है। और वो लोग घर का जो बच्चा लोग भी है, वो भी पढ़ाई के बाद ये काम करता है, ये काम से जुड़ा हुआ है। शीतल पाटी की खासियत है इसकी महीन बुनाई और आकर्षक डिजाइन। कुछ पार्टियों पर फूलों, बेल बूटों और ज्योमेट्रिकल आकृतियों के पारंपरिक पैटर्न बनाए जाते हैं जो इसे एक कलात्मक पहचान देते हैं। गर्मी के मौसम में ये चटाई ठंडक देती है, इसलिए इसका नाम पड़ा शीतल पाटी। ये शीतल पाटी जो है ये गर्मी में ठंडी रहेगा, इसका नाम है कोल्ड मेट। और एनी मैरिज फेस्टिवल में ये चटाई यूज होता है। कारीगरों के मुताबिक एक अच्छी गुणवत्ता वाली शीतल पाटी बनाने में कई दिन लग जाते हैं और इसमें काफी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप एक चटाई बनाओगे तो 1 दिन में खत्म भी हो सकते है, 2 दिन में खत्म भी हो सकते है। इसका मेहनत ज्यादा ही है। हम लोग चाहते हैं थोड़ा मजदूरी भी बढ़ जाए, चटाई का चाहिदा भी बहुत बढ़ जाए, यही तो हम लोग चाहते हैं ना।
परंपरा और हुनर का यह अनोखा संगम आज भी कूच बिहार की पहचान बना हुआ है। शीतल पाटी न सिर्फ स्थानीय कारीगरों की आजीविका है, बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत का भी अहम हिस्सा है। हुनर भी है और इनके काम को पहचान भी। देश भर में शीतल पाटी चटाई की खूब मांग है और समय के हिसाब से ये अन्य उत्पाद भी बना रहे हैं, जैसे ये लेडीज बैग और टोपी भी बना रहे हैं, जिससे कि बदलते समय के हिसाब से अपने आप को ढाल सके और नए नए उत्पाद बना सकें। बस इनकी ख्वाहिश इतनी ही है कि इन्हें थोड़ी ज्यादा मजदूरी मिले, जिससे इनका जीवन यापन भी ठीक ढंग से हो सके। कैमरामैन सुनील के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कूच बिहार। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी, तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत के दौरे पर हैं। कल शाम नई दिल्ली पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। खलीलुर रहमान आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को नई ऊंचाई देने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बांग्लादेशी विदेशी मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात होगी। बांग्लादेशी विदेश मंत्री का यह दौरा द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जब से तारिक रहमान की सरकार बनी है, उसके बाद से यह बांग्लादेश की तरफ से किसी मंत्री का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। आरबीआई आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की जानकारी देंगे। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्य सोमवार से ही प्रमुख मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया तनाव के बीच रेपो रेट और EMI पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अप्रैल के मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीति रेपो दर को 5.25% पर रखा जा सकता है। तो पश्चिम एशिया तनाव के बीच आरबीआई के फैसलों का इंतजार आज सभी को 10 बजे यह इंतजार खत्म हो जाएगा और रेपो रेट EMI पर अब सभी की निगाहें टिके, क्योंकि पश्चिम एशिया तनाव के बीच क्या इसमें कोई बदलाव होता है या नहीं, ये मौद्रिक नीति का ऐलान आज आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे इसकी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई भारत सरकार की एक अहम योजना है। योजना में छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। कैसे ये योजना छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है और अपना व्यापार बढ़ाने में मदद भी कर रही है, देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने यही काम किया है। इस योजना ने देश के करोड़ों लोगों के सपनों को पंख दिए हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत नींव रखी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत बनाना है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, रिटेल और कृषि से जुड़े कामों के लिए आसान लोन दिया जाता है, जिससे लोग अपना व्यवसाय शुरू या बढ़ा सके।
ये योजना रोजगार बढ़ाने और छोटे व्यवसायों को औपचारिक रूप देने में मदद करती है। साथ ही बिना गारंटी और कम कागजी प्रक्रिया के लोन उपलब्ध कराकर उद्यमियों के लिए रास्ता आसान बनाती है। आपको बता दें, अप्रैल 2015 में शुरू हुई इस योजना ने अब तक 57.79 करोड़ से ज्यादा लोन मंजूर किए हैं और इनके जरिए करीब 40.07 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि उन लाखों करोड़ों कहानियों का प्रतीक है जहां छोटे व्यापारियों, युवाओं और महिलाओं ने अपने दम पर नया मुकाम हासिल किया है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत लगभग 66% लोन महिला उद्यमियों को मिले हैं, जो देश में महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। वहीं करीब 49% लोन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए गए हैं, जिससे सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा मिला है। अगर श्रेणी के आधार पर देखा जाए तो शिशु कैटेगरी के तहत सबसे अधिक यानी लगभग 78% लोन दिए गए हैं। हालांकि राशि के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी करीब 36% है। इस श्रेणी में 50,000 रुपए तक के छोटे लोन शामिल होते हैं, जो खास तौर पर नए उद्यमियों को अपने व्यवसाय की शुरुआत करने में मदद करते हैं। किशोर श्रेणी की बात करें तो इसमें 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। कुल लोन में इसकी संख्या लगभग 20% है, लेकिन राशि के लिहाज से इसकी हिस्सेदारी 40% तक पहुंच जाती है, जो ये दर्शाती है कि इस श्रेणी के जरिए व्यवसायों के विस्तार को मजबूत समर्थन मिल रहा है। वहीं तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। इस श्रेणी में लोन की संख्या केवल 2% है, लेकिन राशि के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी 24% है। सरकार ने आगे बढ़ते उद्यमियों के लिए तरुण प्लस जैसी नई पहल भी शुरू की है, जिसके तहत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। खास बात यह है कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स यानी CGFMU के जरिए इन लोन पर गारंटी कवरेज भी मिलता है, जिससे छोटे उद्यमियों के लिए जोखिम कम हो जाता है और बैंक से लोन लेना आसान बनता है। ये योजना मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर के साथ साथ कृषि से जुड़े काम जैसे डेयरी, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देती है। इसके तहत टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, जिससे बिजनेस को शुरू करने से लेकर बढ़ाने तक हर स्तर पर मदद मिलती है। और इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए बजट में लोन सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की गई, जो 24 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई। इससे अब छोटे कारोबारियों को और ज़्यादा पूंजी मिल सकेगी और वे अपने बिजनेस को बड़े स्तर तक ले जा सकेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं है, बल्कि ये उन सपनों को साकार करने का माध्यम है जो कभी संसाधनों की कमी में दब जाते थे। आज यही योजना लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है और भारत को एक मजबूत, समावेशी और उद्यमशील अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ा रही है। किर्गिस्तान में चल रही सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने ग्रीको रोमन वर्ग से अपना पहला पदक हासिल कर लिया है। भारत के लिए यह पदक ललित ने जीता, जिन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत जीता है। ललित को फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के इख्तियोर बोतिरोव के खिलाफ 0-9 से हार मिली, जिसके चलते उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। वहीं 87 किलोग्राम भार वर्ग से सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच नितेश ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के मैच में फाइनल में जगह बना ली है। अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक वाले तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आज बिहार, झारखंड और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा। इसी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।